हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। इसमें आपको मेटल्स मेटल्स का प्रॉपर्टीज, कॉरोजन कॉरोजन का प्रिवेंशन, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब कंप्लीट चैप्टर का आपका रिवीजन होने वाला है एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिए, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए और आपके बोर्ड के एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, मेटल क्या होता है। तो अ मेटल इज एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज टिपिकली हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसा एलिमेंट है या कंपाउंड है जो हार्ड होता है, शाइनी होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एग्जाम्पल में जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, etc। तो फ्रेंड्स, क्लियर है मेटल क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अब फ्रेंड्स, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल that allows it to be hammered into thin sheets without breaking। तो फ्रेंड्स, मेलेबिलिटी मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मेटल को हैमर्ड करके इसको थीन शीट में बिना तोड़े बदला जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो जितना भी मेटल्स पाया जाता है उसमें से गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें मेलेबिलिटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट अलाउज इट टू बी ड्रॉन आउट इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। तो डक्टिलिटी मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से मेटल को पतला तार में बदला जा सकता है बिना उसको तोड़े। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं कि किस मेटल में मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, डक्टिलिटी किससे ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये सब जो होता है वो हाईली डक्टाइल मेटल होता है। अब जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि डक्टिलिटी गोल्ड का कितना ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मेटल का अगला प्रॉपर्टी है कंडक्शन। समझते हैं कंडक्शन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट and electricity transfer through a substance without the movement of the substance itself। मतलब ये है कि सब्सटेंस बिना मूव किए हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। तो फ्रेंड्स, मेटल्स में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होता है वो सिल्वर का एंड कॉपर, वाइल लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो फ्रेंड्स, सिल्वर एंड कॉपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तार में। एंड लेड एंड मरकरी जो होता है वो सबसे कम हीट को ट्रांसफर करता है, मतलब उसका कंडक्टिविटी सबसे कम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनरस। सोनरस क्या होता है? द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। मतलब ये है कि मेटल को, अगर मेटल के हार्ड सरफेस पे अगर स्ट्राइक करेंगे किसी चीज़ से तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी मेटालिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मेटल का मेटालिक लस्टर। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मेटल में क्या होता है कि प्योर सरफेस, प्योर स्टेट में होगा तो उसका सरफेस जो होगा वो शाइनिंग होगा, मतलब उसमें चमक होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेटालिक लस्टर।
नेक्स्ट है हार्डनेस। तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर हाउ वेल इट कैन रेजिस्ट बीइंग स्क्रैच्ड, कट और डिफॉर्म्ड। तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि ये स्क्रैच को, कट को, डिफॉर्म को कितना रोक सकता है, कितना रेजिस्ट कर सकता है। इसी को हार्डनेस बोलते हैं। फ्रेंड्स, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो डायमंड क्या होता है? वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मेटल और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो देख लिए। अब फ्रेंड्स, आगे का जो टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट लैक द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मतलब ये है कि नॉन मेटल वैसा एलिमेंट्स है जिसमें मेटल वाले गुण नहीं होते हैं, मेटल वाले प्रॉपर्टीज नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या नॉन मेटल का एग्जाम्पल्स है। तो फ्रेंड्स, नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। सॉलिड अगर देखेंगे तो कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। लिक्विड अगर देखेंगे तो ब्रोमीन। अगर गैसेस स्टेट में देखेंगे कि कौन सा नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये सब गैसेस मेटल में, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब मेटल को एयर में जलाया जाता है तो क्या होगा? ऑल द मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को एयर के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्लियर है? जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। मेटल ले रहे हैं 2Cu, ऑक्सीजन ले रहे हैं O2, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके 2CuO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह एल्युमिनियम 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, और इसको गर्म करेंगे तो 2Al2O3 बनाएगा। ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। फर्दर अगर देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था उसका अगर HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा और AlCl3 बना देगा। इसी तरह Al2O3 का अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी H2O बाहर निकलेगा और ये सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, 2NaAlO2। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलोज। मतलब ये है कि ज़्यादातर जो मेटल होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मेटल ऑक्साइड। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर में घुल के अल्कली बनाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है, H2O के साथ रिएक्शन करके 2NaOH बना दिया, तो 2NaOH ये बेस है, अल्कली। इसी तरह K2O, पोटेशियम ऑक्साइड H2O के साथ मिलकर 2KOH बना दिया, ये भी बेस है, ये भी अल्कली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। लेकिन हर एक मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to form metal hydroxides। तो जो भी मेटल ऑक्साइड है वो वाटर में घुल के बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? जैसे मेटल प्लस वाटर, ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर फिर से वाटर के साथ करेंगे तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। द रिएक्शन इज सो
वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। तो मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और जो रिएक्शन होगा बहुत वायलेंटली होगा एंड एक्सोथर्मिक होगा। दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। अब ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक भी होगा और एक्सोथर्मिक से क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और वो तुरंत आग पकड़ लेगा उसमें। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। 2K मतलब पोटेशियम H2O के साथ रिएक्शन करके 2KOH बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा और साथ में हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगा। इसी तरह अगर सोडियम का देखते हैं तो 2Na प्लस 2H2O, ये भी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगा फ्रेंड्स। क्लियर है? अब अगर आगे हम लोग देखेंगे तो फ्रेंड्स ये सब जितना भी टॉपिक्स है वो NCERT बेस्ड है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो इसको वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छा से इसको समझते रहिए। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो तो वायलेंटली होता है, लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ वो कम वायलेंटली होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इसमें इतना हीट नहीं निकलता है जिससे कि हाइड्रोजन जो है वो उसमें आग लग सके। क्लियर है? Ca+2H2O, यहाँ पे CaOH होल 2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा फ्रेंड्स और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जब भी मेटल H2O के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे गैस कौन सा बाहर निकलता है? गैस बाहर निकलता है हाइड्रोजन। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो मेटल जो है एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये वाटर का स्टीम जो होता है, भाप जो होता है, उससे रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे 2Al एल्युमिनियम 3H2O, ये Al2O3 बनाएगा और यहाँ पे 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3Fe 4H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ये भाप है, H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं है, और Fe3O4 और प्लस 4H2O गैस बाहर निकालेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कुछ मेटल्स ऐसा भी होता है जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, चाहे हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो। क्लियर है फ्रेंड? अगला टॉपिक है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकालता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब यह है कि जब सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पे उसका सॉल्ट बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2 गैस बाहर निकलता है। इस केस में भी H2 गैस ही बाहर निकलता है। अगला है फ्रेंड्स, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है? जैसे Mg2HCl, ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इसी तरह अगर हम लोग जिंक का भी रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगा। देख लेते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब जिंक को H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और H2 गैस बनाता है। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं व्हेन नोट्स में, व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। जब मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। दिस इज बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड इट ऑक्सीडाइज H2 गैस, और ये H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर लेता है, लिबरेट इनटू वाटर, और पानी एंड पानी बाहर निकालता है, मतलब वाटर बाहर निकालता है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ये खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाई। तो अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब क्या होगा अगर मेटल अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। तो होता यह है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है वो कम रिएक्टिव वाला मेटल्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में। जैसे मेटल ए है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लेंगे तो यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बनाएगा और मेटल बी को बाहर कर देगा, यहाँ जो मेटल बी होगा उसको बाहर कर देगा। इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अगर मेटल ए मेटल बी को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, देन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो मेटल ए जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल बी से, और अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है तो मेटल ए जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जैसे आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो FeCuSO4, अब यहाँ से Cu को बाहर करके यहाँ Fe अटैच हो जाएगा, तो FeSO4 और Cu बना देगा, तो कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से पता चल रहा है कि आयरन जो है वो ज़्यादा। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम के केस में, तो एल्युमिनियम एंड जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एल्युमिनियम और जिंक ये भी कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कॉपर से एल्युमिनियम और जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 2Al3CuSO4, अब फ्रेंड्स यहाँ पे Al इसमें चला जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, तो Al2SO4 3 और 3Cu बाहर हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरह Zn जो है वो यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 और Cu बना देगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। व्हेन कॉपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जब कॉपर का डिप्ट करेंगे सॉल्यूशन नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, इट डिस्प्लेस सिल्वर एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। तो ये क्या करेगा, सिल्वर को हटा के कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। Cu2AgNO3, अब Cu इसको डिस्प्लेस कर देगा Ag को, तो यहाँ पे CuNO3 2 और Ag डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स इससे पता चल रहा है कि Ag से ज़्यादा, मतलब सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। अब गोल्ड जो है और सिल्वर जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है। जैसे ही देख लेते हैं, Ag प्लस CuSO4 रिएक्शन नहीं होगा, इसी तरह Au मतलब गोल्ड एंड CuSO4 ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोलते हैं। ये है क्या, वो समझते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब इसमें मेटल का एक लिस्ट है जो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है ये बताता है। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल का लिस्टिंग किया जाता है। क्लियर है? तो जैसे अगर इसका लिस्ट देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम है,
फिर सॉरी पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम उससे कम रिएक्टिव होगा, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे भी कम, जिंक उससे भी कम, Fe और कम होगा, और Sn है वो भी कम होगा, फिर Pb है उससे और कम होगा, और हाइड्रोजन यहाँ है। तो हाइड्रोजन को फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटर माना जाता है। उसके बाद Cu है, फिर Hg है, फिर Ag है, और Au है, और Pt है, प्लेटिनम। तो फ्रेंड्स जो भी मेटल्स above हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब ये सब, तो ये सब क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है। और जो मेटल इसमें नीचे है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है उसके एसिड से। क्लियर है फ्रेंड्स? अब ऊपर में जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और नीचे जैसे चले आएंगे सीरीज में वो कम रिएक्टिव होते चला जाएगा। मतलब इसमें पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और प्लेटिनम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, Au, Ag ये सब भी कम ही रिएक्टिव है, सबसे कम में ही आता है। अब इस सीरीज को हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। यहाँ P से पोटेशियम हो गया, S से सोडियम हो गया, C से कैल्शियम हो गया, मी से मैग्नीशियम हो गया, A से एल्युमिनियम हो गया, और Z से जिंक हो गया। इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्रीसियस। तो यहाँ आई आयरन हो गया, T से टीन हो गया, L से लेड हो गया, हाउ से हाइड्रोजन, C से कॉपर, और एस से मरकरी, S से सिल्वर हो गया, G से गोल्ड हो गया, और P से प्लेटिनम हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप एक्टिविटी सीरीज को इससे आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्रीसियस। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इससे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। मेनी मेटल्स ionic bond form ionic bond when they react with non metals। तो बहुत सारा मेटल ऐसा है जो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाता है। कंपाउंड सो फॉर्म्ड आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। और इस तरह से जो कंपाउंड बनाता है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ हम लोग को समझ आयंस के बारे में। तो आयंस जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है चार्ज एटम आर नॉन एज आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम जो होता है उसको आयन कहते हैं। आयन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करके या तो गेन करके बनता है। एटम्स फॉर्म आयंस ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस। तो एटम्स जो होता है वो आयन बनता है, वो कैसे बनता है, तो वो अपना नोबल गैसेस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अटेंड करना चाहता है, इससे वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ आयन। तो आयन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन बोलते हैं। अ पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम। तो पॉजिटिव आयन तब बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। सोडियम फॉर्म एन एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम आयन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है सोडियम आयन बनाता है क्योंकि सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वन पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम, और इस तरह से सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे Na है तो Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और यहाँ पे कैल्शियम में दो पॉजिटिव। अब देखेंगे नेगेटिव आयन, और इसको एनायन भी बोलते हैं। अ नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम। अब नेगेटिव आयन कब बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब नेगेटिव आयन बनता है। क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू
अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिससे कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन गेट्स वन नेगेटिव चार्ज, और उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ओवर इट फॉर्मिंग क्लोरीन आयन, जिससे कि वो क्लोरीन आयन बना सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन आयन बना दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। एन आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक केमिकल बॉन्ड का टाइप होता है, फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बनता है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम में। इट इज यूजुअली अकर्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ये यूजुअली कब होता है? तो ये रिएक्शन एक मतलब ट्रांसफर जो होता है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ Na है, Na में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं जिससे कि ऑक्टेट पूरा हो सके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये सोडियम कैटायन बना दिया, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया 28। इसी तरह क्लोरीन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। अब यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl माइनस बना दिया। इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 28 हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से ये क्लोरीन आयन बना है। अब फ्रेंड्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके Na प्लस और Cl माइनस एक NaCl कंपाउंड बना देगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका भी एक प्लस चार्ज आया, इस पर एक माइनस चार्ज आया, इसका 28 और इसका 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। इस तरह से फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह का फॉर्मेशन एग्जांपल है फ्रेंड्स फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2+ बनाया और 28 आ गया, ये मैग्नीशियम आयन बनाया। इसी तरह क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि इसमें 287 है और 288 बना देगा, तो इसमें एक माइनस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब क्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, और यहाँ पे Mg में 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन में 2 माइनस चार्ज आएगा। इस तरह से MgCl2 बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड जो बनता है उसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है। तो प्रॉपर्टी ए है आयनिक कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स अट्रैक्ट स्ट्रांगली। तो सॉलिड स्टेट होता है क्योंकि एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और ये आयन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। इस तरह से यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फ्रेंड्स, जैसे आयनिक कंपाउंड्स पोजेज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in solvent like water which is polar in nature। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो वाटर में soluble होता है और वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड भी पोलर नेचर का होगा। आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होता है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन, पेट्रोल etc। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो जनरली पेट्रोल, केरोसिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये सब में नहीं घुलता। आयंस क्या होता है, कैटायन, एनायन, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या है कि मेटल आर फाउंड टू अकर इन नेचर आइदर इन फ्री स्टेट, जिसको नेटिव स्टेट भी बोलते हैं,
और इन कंबाइंड स्टेट। तो मेटल्स जो होता है वो नेचर में या तो नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। दिस इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मेटल का केमिकल रिएक्टिविटी अलग होता है। इस कारण से कुछ फ्री स्टेट में पाया जाता है, कुछ कंबाइंड स्टेट में। अब देख लेते हैं नेटिव स्टेट क्या होता है फ्रेंड्स। मेटल विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन, CO2 ऑफ द एयर अकर इन नेटिव स्टेट। तो वैसा मेटल जिसमें मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का, CO2 का, ये सब का अटैक नहीं होता है, असर नहीं होता है, तो वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है। मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लिस्ट रिएक्टिव। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि एक्टिविटी सीरीज क्या होता है, उसमें जो नीचे होगा मेटल, हाइड्रोजन से भी नीचे, वो कम रिएक्टिव होगा। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। और वो सब जो होता है वो जनरली फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट क्या है? मेटल विच आर रेडली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड CO2 ऑफ द एयर अकर इन द कंबाइंड स्टेट। तो वैसा मेटल जो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और CO2 का अटैक तेजी से होता है उस पर, तो वो कंबाइंड स्टेट में। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। तो जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में होता है एलिमेंट, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। और जो मिडिल में होता है एक्टिविटी सीरीज का, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। मतलब उसके ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल जिंक, Fe, लेड, ये सब जो होता है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। अब हम लोग फ्रेंड्स समझते हैं मिनरल। द नेचुरली occurring chemical substances in the form of which metal occur in the earth along with impurities are called minerals। तो मिनरल्स नेचुरली occurring chemical substance होता है जो अर्थ के में पाया जाता है इम्प्योरिटी के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, जिंकाइट, ये सब मिनरल्स हैं। अब समझते हैं और क्या होता है। द मिनरल from which the metal is conveniently and economically extracted is called an ore। तो जो मिनरल से मेटल को आसानी से और सस्ता, इकोनॉमिकली, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस मिनरल को और बोलते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं दस ऑल द और आर मिनरल। मतलब जितना भी और है वो मिनरल है, बट ऑल द मिनरल आर नॉट और। लेकिन सभी मिनरल और नहीं होता है, क्योंकि सभी मिनरल से आसानी और कम पैसे में मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट जो है वो है गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग इज द वर्थलेस अर्थी impurities like soil, sand and rock that are mixed with valuable minerals in an ore। तो गैंग जो होता है वो वर्थलेस, बिना कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, बिना वैल्यूएबल वाला चीज़, अर्थी इम्प्योरिटीज, मतलब अर्थ वाला जो इम्प्योरिटी होता है, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, ये सब होता है जो मिनरल के साथ मिला हुआ होता है, उसी इम्प्योरिटी को। जैसे और जो होता है वो मेटल प्लस गैंग, मतलब मेटल और इम्प्योरिटी के साथ होता है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी पाया जाता है मिनरल में मेटल के साथ, उसी इम्प्योरिटी को हम लोग गैंग बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है।
द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन मेटल इन फ्री स्टेट फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। मतलब ये है कि कंसनट्रेटेड ओर से फ्री स्टेट में मेटल को जो प्राप्त किया जाता है उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग कुछ मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में है मरकरी। मरकरी हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको अच्छे से समझिए जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है। जैसे मरकरी, मरकरी क्या है? सिनेबार H2S, Hgs जो होता है सिनेबार बोलते हैं, इज एन और ऑफ मरकरी, ये मरकरी का एक और होता है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो जब सिनेबार को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है HgO में। देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग, और फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट करते हैं जिससे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में, और इस तरह से हम लोग को मरकरी मिलता है। यहाँ देख लेते हैं रिएक्शन को। 2Hgs 3O2 के साथ हीट करेंगे तो ये 2HgO और 2SO2 बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स सिनेबार को ऑक्सीजन के साथ हीट किए रहेंगे तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा और SO2 गैस बाहर निकलेगा। फिर से जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है फिर से इसको हीट करेंगे तो यहाँ से मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हम लोग को मिल जाएगा Hg मरकरी। अगला जो है फ्रेंड्स वो है कॉपर। मतलब ये है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर ग्लैंस Cu2S। कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन है हम लोग कॉपर ग्लैंस से करते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है Cu2S। फर्स्ट कॉपर ग्लैंस इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो फर्स्ट में क्या करते हैं कि कॉपर ग्लैंस को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग, हीट करके इन इट द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। जैसे 2Cu2S प्लस 3O2 ये हीट करेंगे तो कॉपर ग्लैंस जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे भी SO2 गैस बाहर निकलेगा। फिर Cu2O फिर कॉपर ग्लैंस के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे कॉपर निकलेगा और SO2 गैस। तो इस तरह से प्योर कॉपर मिल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जिंक। अब देखते हैं जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड ZnS जिसका केमिकल फार्मूला होता है। तो जिंक को हम लोग जिंक ब्लेंड से बाहर निकालते हैं और इसका फार्मूला होता है ZnS। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और आर एज फॉलोज। तो केमिकल रिएक्शन जिंक का रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में जो होता है और का वो नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ दो टर्म आ गया रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन। अब इसको भी हम लोग आगे समझेंगे कि ये 2ZnS और 3O2 के साथ इसको हीट करेंगे तो 2ZnO और 2SO2 बन जाएगा। मतलब ये जो ZnS है सल्फाइड के फॉर्म में वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं कि ZnCO3 जिसको कालामाइन बोलते हैं इसको हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, और यहाँ पे भी ZnO मिलता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही केस में ZnO बाहर निकलता है। When zinc oxide is heated with suitable reducing agent such as carbon, it reduce to metallic zinc। अब यहाँ से जो जिंक ऑक्साइड मिला है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन में उसको फिर से हीट किया जाता है सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे कार्बन के प्रेजेंस में। तो यहाँ प्योर जिंक मिल जाता है फ्रेंड्स। तो ZnO को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से प्योर जिंक। Sometimes displacement reaction can also be used highly reactive metals। तो कभी कभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज करता है, सच एज सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम ETC। जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल में सोडियम कैल्शियम और एल्युमिनियम।
आर यूज्ड टू आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज अब इसमें से हम लोग कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के जगह पे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये से भी रिड्यूसिंग एजेंट की जगह यूज करते हैं बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो ये भी जो होता है लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, when manganese dioxide is heated with aluminum powder the following reaction takes place। तो जब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीज मिल जाएगा और 2Al2O3 और हीट बाहर निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से अभी मैग्नीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसी तरह और भी रिएक्शन है, व्हेन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इज रिएक्ट विथ एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड भी एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो ये जो थर्मिट रिएक्शन है इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने में या मशीन पार्ट जो टूट गया है उसको जोड़ने में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो रिएक्शन जो है वो ये है Fe2O3 2Al, यहाँ पे FeS1 आता है और Al2O3 साथ में हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स समझेंगे कैल्सिनेशन क्या होता है डिटेल में। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। Calcination is the process of converting an ore into its oxide by heating it strongly below its melting point, either in absence or limited supply of air। जब कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम तक में। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि या तो ये एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करते हैं, मतलब या तो एयर हवा ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं या तो बहुत कम लेंगे। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो ये जो है मेटल का कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे CaCO3 CaO कन्वर्ट हो जाएगा CO, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने है कैल्सिनेशन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फ्रेंड्स रोस्टिंग होता है। आप समझते हैं रोस्टिंग क्या होता है? तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन और इनटू इट्स मेटालिक ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली एट द टेम्परेचर सफिशिएंट टू मेल्ट इन एक्सेस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग भी उसी तरह का प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि मेटल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इसके बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एक्सेस ऑफ एयर में, मतलब एयर इसमें प्रेजेंस लेते हैं जिससे कि मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके ऑक्साइड में। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। 2Cu2S ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान देने वाला बात है कि रोस्टिंग में SO2 बाहर निकलता है और कैल्सिनेशन में CO2 बाहर निकलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिफाइनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो क्रूड मेटल को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। क्लियर है? इसमें रिफाइनिंग का एक टाइप होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड etc रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत सारा मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड ये सब जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। इन दिस प्रोसेस the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। तो इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो इम्प्योर मेटल है अशुद्धि वाला मेटल उसको एनोड बनाया जाता है और जिसका प्योर मेटल निकालना है उसका स्ट्रिप को कैथोड बनाया जाता है।
अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और जो मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का सॉल्ट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इम्प्योर मेटल से इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाता है प्योर मेटल। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और जो प्योर मेटल सॉल्यूशन में आता है वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में। द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो सॉल्यूशन में चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन, और जबकि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होता है वो नीचे बैठ जाता है एट द बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के बॉटम पे। एंड द एंड आर नॉन एज एनोड मड, और जो नीचे बैठ जाता है इम्प्योरिटी उसको एनोड मड बोलते हैं। अब जैसे यहाँ एनोड है, ये कैथोड है, ये इम्प्योरिटी वाला स्ट्रिप बनाया जाता है, इसमें इम्प्योरिटी भी होगा, इम्प्योर मेटल होगा, और ये कैथोड जो प्योर मेटल जिसको निकालना है उसका कैथोड लिया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है जिस मेटल का यहाँ पे प्योर फॉर्म निकालना है उसका। तो जैसे अगर कॉपर का निकालना है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया जाता है उसका इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एनोड से कॉपर बाहर निकलता है, और इम्प्योरिटी जो होता है वो यहाँ नीचे बैठ जाता है, जिसको इम्प्योरिटी मड या एनोड मड बोलते हैं, टैंक के नीचे। अब ये कॉपर सॉल्यूशन में बाहर निकलता है। अब ये एनोड जो होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और ये कॉपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरह से इसमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से समझिए, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे आपको हेल्प हो सके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? इट इज स्लो ईटिंग अप मेटल सरफेस ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन इट। तो जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो अटैक करता है मेटल के सरफेस पे और धीरे धीरे उसको खा जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कोरोजन का। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक। सिल्वर आर्टिकल्स जो है वो ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिन के बाद। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विथ सल्फर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंस होता है, टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, और इससे सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो इस तरह से कोरोजन होता है फ्रेंड्स। इसी तरह देखते हैं कॉपर में कैसे होता है। तो कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट CO2 इन द एयर। अब कॉपर क्या करता है कि जो एयर में मॉइस्ट CO2 होता है उससे रिएक्ट कर लेता है, गेन अ ग्रीन कोट। अब उसके ऊपर परत चढ़ जाता है ग्रीन कलर का। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस दिखता है ऊपर में वो कॉपर कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स। इसी तरह आयरन में क्या होता है? व्हेन आयरन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब आयरन को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, अक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आयरन के सरफेस पे ब्राउन कलर का सब्सटेंस चढ़ जाता है, इसी को बोला जाता है रस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयल, ग्रीस etc और इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ NiCr etc। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो भी मेटल है उस पर पेंट लगा दिया जाता है, ऑयल लगा दिया जाता है या ग्रीस लगा दिया जाता है, जिससे कि ये एयर के प्रेजेंस में नहीं आ पाता है। या फिर इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी निकेल या क्रोमियम जैसा सब्सटेंस उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे भी ये सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में नहीं आता है और कोरोजन से बच जाता है। दूसरा है बाय कोटिंग विथ मोर एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक
प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। दूसरा मेथड क्या है, तो हम लोग जो भी मेटल का सरफेस है उसमें जिंक का कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग कर देने से क्या होता है कि जिंक एक्टिव मेटल होता है, जिसके कारण से जो सब्सटेंस है वो जंग लगने से बच जाता है, कोरोजन से बच जाता है। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है। यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी मेटल के सरफेस पे लगा दिया जाता है, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट या क्रोमेट, जिससे कि ये बच जाता है कोरोजन से। नेक्स्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है? बाय कनेक्टिंग अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स विद मोर एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम विद एन इलेक्ट्रिकल वायर। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे अंडरग्राउंड पाइप जो होता है वाटर का या कोई चीज़ का जो आयरन का बना होता है, उसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को, जैसे मैग्नीशियम ये हो गया, ये सब का इलेक्ट्रिक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि कोरोजन से इसको भी बचाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 1 घंटे से कम टाइम पे भी हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। ये कंप्लीट रिवीजन है आपका। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।